एक दो बैच के नहीं है, तो 4 टॉपिकों में एक तो अपना टॉपिक है कृषि का, एक मृदा का टॉपिक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, एक उद्योग। कितने अगर आए उद्योग, अब उद्योग तो आपका मेरे हिसाब से अब 10-15 एक हुआ, आप तो जिस बैच में उसमें एडजस्ट कर देंगे। और बोलो इसके अलावा कोई टॉपिक। क्या है? परिवहन, परिवहन एलडीसी में नहीं है बे, सीटी में उसमें मैं करवा दूंगा। झील उद्योग के साथ में जहां पर आएगा वहां पर बता दूंगा। देखो अपवाह तंत्र पढ़ा दिया, थोड़ा टाइमिंग कम है, समझो इस बात से। एक शब्द को लेकर बैठ जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब इसमें जो 4 टॉपिक है, जिसमें एक तो कृषि वाला है, एक मृदा वाला है, एक उद्योग का है, इसके अलावा एक सिंचाई परियोजना हम बोल रहे हैं। फिर तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य किसका नहीं हुआ? हाथ ऊपर करो ना, किस किसका वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं हुआ? खुद महसूस तो 2 ही हो। मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक किसका नहीं हुआ? किसमें? भारत में वनस्पति है, वो तो करवा दूंगा, क्या दिक्कत है, वो तो भारत में आएगा, हो जाएगा वो तो। इसका मतलब मेन टॉपिक कितने बचे आपके? 3। सुनना मेरी बात, तीनों टॉपिक लिखाना पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि आप खुद महसूस करके देखो कि इसमें लगभग 15-20 बच्चे हैं, तो इन तीनों के जो मेरे लिखाए हुए बैच के नोट्स हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूं और समझा दूं कंप्लीट। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, इसका मतलब है कि टाइमिंग कम है। जो अपने क्लास 10 में हो रहे हैं वो कितनी क्लासों में हो जाएंगे? 5 क्लासों में कम से कम 15 दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो आज मैंने एक तो कृषि वाला और एक मृदा वाला, ये दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे और दोनों समझा मैं यहां पर दूंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, अपवा तंत्र, नदियां वगैरह दी, झीलें तो देखो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, सफिशिएंट। इतने कम समय में थोड़ा सा सोच कर देखना। अगर भौतिक विभाजन भी आप पढ़ोगे तो 20 से 25 क्लास लगती है भौतिक विभाजन में। लेकिन आप खुद महसूस करके देखो, एक पेपर तो अपना 5 तारीख को ही है भाई, 5 तारीख को ही पेपर है। अगर उसमें मैं झीलों को लेने बैठ जाऊंगा, सोचना, झील झील लेने बैठ जाऊंगा तो उसमें आप खुद पढ़ सकते हो। तो मैं पहले करवा जो एग्जाम की दृष्टि से कर जलवायु है वो आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, उनको समझाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? मृदा के प्रकार हैं, एंटीसोल, एरिडोसोल, ये समझाने पड़ेंगे। आजकल नया वर्गीकरण है, जिप्सीफेरस है, कैल्सीफेरस है, वो समझाने पड़ेंगे। अब झील है वो तो आप पढ़ने बैठोगे, जैसे सिलीसेड झील का है अलवर में, इसको राजस्थान नंदन कानन भी कहा। इस झील का निर्माण अलवर के शासक विनय ने अपने रानी शीला देवी की याद में शीला देवी के लिए करवाया था। वर्तमान समय में ये के रूप में, मेरे को नहीं इसमें कोई ज्यादा समझाने वाला पार्ट। समझ पा रहे हो ना? अचानक नाम आ जाए सांबर में, तो वो तो आप थोड़ा टाइमिंग कम है तो वो तो थोड़ा एडजस्टमेंट कोई करना पड़ेगा। मैं ऐसे कह दूं कि मैं झील वाला, आप खुद देखो, जयसमंद झील उठाएंगे तो जयसमंद झील के किनारे छोटे मोटे 7 टापू हैं, बाबा का, बांगड़ा, इतना आप, क्योंकि आपका टारगेट मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही करना है। समझ पा रहे हो ना? अगर सिलेबस के पीछे पड़ जाओगे ये तो इसमें भी 3-4 पॉइंट तो ऐसे निकल आएंगे अपने, जो सफिशिएंट नहीं मिलेंगे आपको। तो पहले आप वो देख लो ना जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मृदा में क्वेश्चन पक्का आएगा, आप पेपर उठाकर देख लो कहीं पर। कृषि से संबंधित टॉपिक है, पक्का आएगा। तो पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है? ने कंप्लीट करवाई है। अपवाह तंत्र तो जितनी भी आप झीलें वगैरह हैं वो पढ़ सकते हो। उद्योग में जहां पर मैंने पढ़ाया, अगर किसी ने मेरे से उद्योग पढ़ा है तो उसमें मैंने खारे पानी की तो वही कंप्लीट करवाई है। अगर किसी के ध्यान में, तो थोड़ा तो सफिशिएंट आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक, जो 4 टॉपिक आपके बताए हैं, उद्योग वाला करवा दूंगा, कृषि वाला करवा दूंगा और सिंचाई परियोजना भी करवा दूंगा जिसका नहीं हुआ है।
नहीं वो तो सफिशिएंट नहीं है। 5 रोज में पहले मैं जो एलडीसी के बच्चे हैं उनको फ्री करूंगा भाई, जो 4 टॉपिक है ना उनके वो कंप्लीट करूंगा। हाँ तो वो तो पढ़ाई रहा। अब आप 2 के लिए वो एक वन वाला टॉपिक है, उसमें सर्वाधिक वन कहाँ, न्यूनतम कहाँ, इकोलॉजी, ये इकोलॉजी तो आप साइंस में भी पढ़ते हो, तो उस चीज को पकड़ कर मत बैठो। शुरुआत कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करो भी। आवाज नहीं। राजस्थान में मृदा, दोनों टॉपिक साथ में दूंगा मैं नोट्स के रूप में, आपको मृदा भी मिल जाएंगे और उसमें कच्चे वाला भी मिल जाएगा। राजस्थान में मृदा क्या क्या समझना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सुनने। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो तो इस प्रकार से बन रहा है आजकल कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि रेवेरीना मृदा राजस्थान के कौन से जिले में है। देखो पहले सुनना मेरे बात, पहले तो सीधा वर्गीकरण आता था, लाल लोमी मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, ऐसे। फिर इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर आने लगे एंटीसोल, एरिडोसोल, एल्फिसोल, इनके नाम आने लगे। आजकल की एग्जाम में जो राजस्थान कृषि विभाग ने वर्गीकरण किया है 14 प्रकार की मृदाएं बताई हैं, उस क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है जिसमें नाम आता है जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में, ये क्वेश्चन आएंगे। साइरोचिक्स मृदा कहां पाई जाती है, गंगानगर में। रेवेरीना मृदा कहां मिलती है, गंगानगर में। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन तो वो बनते हैं। फिर मृदा से संबंधित एक शब्द आता है मृदा अपर्दन, जिसमें मिट्टी का हम कटाव बताते हैं, उससे रिलेटेड या तो पूछ लेता है कारण कौन से हैं या फिर मृदा अपर्दन को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले मृदा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोइल। अगर आपसे पूछे कि सोइल शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम आता है सोलम शब्द से मिलकर बना है। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ मृदा, यानी मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तब नाम आता है पेडोलॉजी। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। सोयल ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। दूसरा, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 5 दिसंबर को। इसी में हम आगे बढ़े, इसी स्वरूप में हम आगे चलें तो 3 पॉइंट ये बताने के बाद में इस मृदा की सबसे पहले जो डेफिनेशन दी वो दी थी डॉक्टर बर्नेट ने। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर बर्नेट, मेरी तरफ देखो मिल जाएंगे नोट्स। डॉक्टर बर्नेट, इसने सबसे पहले ये कहा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इन्होंने बताया कि चट्टानों के टूटने फूटने और वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गिरने से किसका निर्माण होता है, मृदा का। गौर करना डेफिनेशन कैसे दे रहा है कि चट्टाने वगैरह वो धीरे धीरे टूटती जाती हैं, पर्वतीय मिट्टी बनती है। दूसरा, वनस्पति ये भी टूटती जाती है, अपघटन हो जाता है, और दोनों के मिलने से लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात किसका निर्माण होगा, मृदा का। फिर क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो मृदा है इनमें 3 पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस है, और तीसरा नाम आता है हामुस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और हामुस, इन तीनों की भारतीय मृदा में कमी पाई जाती है, और वो मिट्टी उतनी ही अधिक ताकतवर मानी जाती है जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, हामुस की मात्रा ज्यादा हो। दोबारा गौर करें, मृदा शब्द अगर हम बात करते हैं लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर बर्नेट के अनुसार मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने के फलस्वरूप होता है। भारतीय मृदा में 3 पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या नाम आता है, हामुस। हामुस का निर्माण कैसे होगा, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है, हामुस का। जिन मिट्टी में इन 3 पोषक तत्व अधिक हैं वो उतनी ही अधिक उपजाऊ मानी
जाती है। अब अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में मृदा को मुख्य रूप से कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया जाता है। एक संस्था का नाम आता है ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार से, 8 प्रकार से, और गौण रूप से कितने भागों में बांटा है, 27। गौण का मतलब एक दो मिट्टी का अगर हम बात करते हैं आपस में जुड़ाव, जैसे काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों मिश्रण हो गया तो क्या नाम हो गया, लाल काली मिट्टी। तो मुख्य रूप से पूरे भारत में मिट्टी कितने, और गौण रूप से 27। अब चलते हैं अपने राज्य में, राजस्थान में, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 10। इसको हम उपजाऊपन भी बोल सकते हैं, या रंग के आधार पर, या कणों के आधार पर, यानी मिट्टी का कण छोटा है, एक मोटा है, रंग में काली है, एक भूरी है, इसके आधार पर पूरे राजस्थान में मिट्टी कितने प्रकार की, 10 प्रकार की। जैसे एग्जाम्पल, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ऐसे अगर हम बात रोजियम, ऐसे करके मिट्टियों के प्रकार कितने बताए, 10। दूसरा, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया, और राजस्थान में वैज्ञानिकता के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन सी, एंटीसोल, एरिडोसोल, वर्टिसोल, इनसेप्टिसोल और सोल, ये 5 प्रकार हैं, वो वैज्ञानिकता वर्गीकरण है। और इन दिनों सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान कृषि आयोग द्वारा मिट्टी को कुल कितने भागों में, 14 भागों में। पहले तीनों पर गौर करना कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रंग, कणों की आकृति और उपजाऊपन के आधार पर 10, वैज्ञानिकता के आधार पर, और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान कृषि आयोग द्वारा मिट्टी को कुल कितने भागों में, 14 भागों में विभाजित किया है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रयास दोबारा करो मेरे साथ। सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी, डॉक्टर बर्नेट ने। इसने कहा कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से होता है। भारतीय मिट्टी में 3 पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अगर हम बात करते हैं राजस्थान कृषि आयोग द्वारा मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार और गौण रूप से 27 प्रकार बताए गए। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सामान्य जो वर्गीकरण है वो मिट्टी का रंग, कणों की आकृति और उपजाऊपन के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, और राजस्थान कृषि आयोग ने इसको कितने भागों में, 14 में। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सामान्यतः जो अपनी एनसीईआरटी की बुक दे रखी है उसमें मिट्टी प्रकार 2 भागों में डिवाइड किया है राजस्थान में, और 2 नाम बिल्कुल उन्होंने इजी लिखे हैं, जिसमें एक तो नाम लिखा है उनके द्वारा निर्वासित मृदा, और दूसरा नाम लिखा है अवशिष्ट मृदा। एक बार सुनने का प्रयास करें, यही नोट्सों में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं साथ साथ में आपको समझाऊंगा। आप सामने देखो, राजस्थान में मिट्टी सामान्यतः कितने प्रकार बताए गए, एक तो निर्वासित और दूसरी कौन सी, अवशिष्ट मृदा। अब गौर करना, निर्वासित मृदा है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है, यानी इस प्रकार की मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक मात्रा में गति करते। नाम से स्पष्ट होता है निर्वासित, चले जाना। दूसरा आता है अवशिष्ट मृदा, इसे ही बोलते हैं स्थानीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी में इसके मुकाबले गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। राजस्थान में निर्वासित मृदा कहां देखने को मिलेगी, एक तो देखने को मिलेगी आपको मैदानी क्षेत्र में, और एक
मरुस्थल क्षेत्र में। अब देखो मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही नदी का बहाव आता है, बारिश तेज होती है, तो मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचते हैं, इसलिए इस मिट्टी को क्या नाम देते हैं? पश्चिमी राजस्थान में आप चलोगे तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इस क्षेत्र में हवा का तेज बहाव होता है, इसलिए मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान यहां पर भी जल्दी पहुंचते हैं। तो मरुस्थलीय और मैदानी मृदा तो किस में आ गई? तो रटने की जरूरत कहां है? निर्वासित का मतलब जिसमें गति पाई जाती हो। दूसरा नाम आता है अवशिष्ट या स्थानीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी में गतिशील होता है लगभग कम। ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो राजस्थान में एक तो पर्वत क्षेत्र और एक कौन से में? पठारी भाग में। हाँ, रटने की जरूरत है। राजस्थान में मृदा के दो प्रकार, एक निर्वासित और दूसरा अवशिष्ट। निर्वासित मृदा को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की मृदा में कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। कहाँ मिलेगी? मैदान और मरुस्थलीय भाग में। अवशिष्ट मृदा या स्थानीय मृदा, इस प्रकार की मृदा के मिट्टी के कणों में गतिशीलता कम पाई जाती है। कहाँ मिलेगी? पर्वत और पठारी भागों में। दोबारा बताओ, सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। स्टडी ऑफ सोइल क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। डॉक्टर बर्नेट के अनुसार मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से हुआ है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस का निर्माण वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अनुसार मृदा कितने प्रकार और गौण रूप से? अब अपने राजस्थान में मिट्टी का रंग, कणों की आकृति और उपजाऊ के आधार पर 10, वैज्ञानिकता वर्गीकरण 5 और राजस्थान कृषि आयोग द्वारा NCERT के अनुसार राजस्थान में मिट्टी को 2 प्रकार है रटने। एक तो निर्वासित, एक अवशिष्ट। निर्वासित जिसमें गतिशीलता है, कहाँ मिलेगी? मैदान और मरुस्थल में। अवशिष्ट जिसमें गतिशीलता नहीं, पर्वत और पठारी भाग में। यहां से क्वेश्चन जितना पढ़ा है उसमें तीनों प्रकार बताए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और संभावना कम है। अब इस मृदा के बारे में जैसे ही हमने पढ़ लिया तो एक छोटा सा शब्द बनता है मृदा अपर्दन। इसको भी रटना नहीं है, सिर्फ सुनना है। 10 मिनट सुनोगे आप खुद बता दोगे। मृदा अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव है। अब अगर हम बात करते हैं मृदा का विभिन्न माध्यमों से, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, राजस्थान तो नहीं, कई ऐसे जगह बर्फ गिरती है, हिमानी क्रिया हो गई, इससे मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मृदा अपर्दन होने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और धीरे धीरे मिट्टी कमजोर हो जाती है। इसे ही मृदा की कहा जाता है या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। सपोज करके देखो, इस टॉपिक को कम करो और अपने गांव की तरफ चलो। गांव में 2 खेत, एक ऊंचाई वाला और एक निचाई वाला। जैसे ही बारिश तेज होगी तो ये पानी इकट्ठा नहीं रहेगा, ये इस निचाई वाले खेत में आ जाएगा। लगभग अगर यही प्रक्रिया 2-3 वर्षों तक चलती रही तो ये जो ऊंचाई वाला है ये खेत है, ये तो हो जाता है कमजोर, और निचाई वाला खेत है वो क्या हो जाता है? और इसको हम ताल की भूमि भी बोल देते हैं। कहने का मतलब मृदा अपर्दन क्या है? मृदा के कणों का विभिन्न माध्यमों से जल, वायु, हिमानी क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। सामने देखो, मृदा अपर्दन होने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और इस पोषक तत्वों की कमी होना ही मृदा की रेंगती हुई मृत्यु या मृदा का क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, मृदा अपर्दन सर्वाधिक विनाशकारी किसके लिए माना जाएगा? किसके लिए? किसान के लिए। अभी बता रहा हूं भाई, ये टॉपिक मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, जिसने सुन भी लोगे तब भी याद हो जाएगा। यानी मृदा अपर्दन सर्वाधिक विनाशकारी किसके लिए माना जाता है? किसानों के लिए माना जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में मृदा अपर्दन, तो राजस्थान में मृदा अपर्दन सामान्यतः 2 ही प्रकार से होगा। या तो होगा वो किसके द्वारा? जल के द्वारा, या फिर
अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक विनाशकारी मृदा अपरदन है जल, वायु या इनमें से कोई नहीं, तो सर्वाधिक विनाशकारी नाम दे, तब तो आंसर होगा जल। कैसे? जैसे सिर्फ और आपको सोचना है कि लगभग 3 घंटे तेज हवा चल रही है, एक तो इसमें मिट्टी का कटाव होता है और एक 3 घंटे भयंकर बारिश हो रही है, उसमें मिट्टी का कटाव होता है, किसमें ज्यादा होगा? बारिश में ज्यादा होगा। तो सर्वाधिक विनाशकारी मृदा अपरदन है, तब तो किसके द्वारा? और अगर क्वेश्चन लिखा हुआ जाए राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, तब किसके द्वारा? वायु द्वारा, क्योंकि अपने यहां पर पानी की ना कहां पानी होता है। अगर हम बात करते हैं जल के द्वारा जरूर होता है, लेकिन वो चंबल, गंभीर और घग्गर नदी के किनारे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। दोबारा देखना, मृदा अपरदन के प्रकार राजस्थान में सामान्यतः मृदा अपरदन 2 प्रकार से, जल के द्वारा और विश्व में सर्वाधिक विनाशकारी। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु द्वारा। वायु द्वारा मृदा का जो अपरदन होता है इसे राजस्थान में एक नाम देते हैं परत अपरदन। वैसे जल के द्वारा भी मिट्टी का कटाव क्या बोलते हैं? परत, क्योंकि ऊपर की ऊपर परत तो जाएगी, लेकिन राजस्थान में एक बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वायु द्वारा मिट्टी का कटाव है वो क्या कहलाता है? परत अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में परत अपरदन सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? जैसलमेर में, क्योंकि वहीं मरुस्थल तेज हवाएं चलती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम मृदा अपरदन कौन से जिले में होता है? धौलपुर में होता है। गौर कर लेना, रीजन है कि धौलपुर जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र है। डांग क्षेत्र का मतलब है गहरे गड्ढे बनते रहते हैं और उसमें वनस्पति खूब सारी है और धीरे धीरे डाकुओं की वो शरण स्थली जानी जाती है। इसका मतलब वनस्पति है, गहरे गड्ढे, तो हवा का कोई खास फर्क पड़ने का प्रभाव ही नहीं है यहां पर। तो सर्वाधिक वायु अपरदन या परत अपरदन कौन से में? और सबसे कम। अब हम चलते हैं जल द्वारा। जल द्वारा मिट्टी का जो कटाव है इसे नाम दिया जाता है अवनालिका अपरदन। और राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन सी नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा होता है। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव है वो सर्वाधिक जिस जिले में होता है वो कौन सा है? कोटा। इसलिए कई दफा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी द्वारा कौन से जिले में किया जाता है? कोटा जिले में। संभाग स्तर पर भी अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कहां पर है? कोटा में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के आसपास एक नदी है, कौन सी? गंभीर नदी। और उत्तरी राजस्थान में एक नदी आती है, कौन सी? घग्गर नदी। गंभीर और जो घग्गर नदी है उनके द्वारा भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिट्टी का कटाव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन। लास्ट प्रयास दोबारा सुनो। मृदा अपरदन मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न माध्यमों में पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे मृदा वो कमजोर हो जाती है। इसे मृदा की रेंगती हुई मृत्यु या मृदा का क्षय रोग कहा जाता है। मृदा अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी किसान के लिए मानी जाती है। राजस्थान में मृदा अपरदन कितने प्रकार? 2 प्रकार से होता है, जिसमें एक तो जल के द्वारा, एक वायु के द्वारा। मुख्य रूप से वही है। अगर विश्व में सर्वाधिक विनाशकारी मृदा अपरदन, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन, सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला न्यूनतम। राज्य में नदी के द्वारा जल अपरदन क्या कहलाता है? अवनालिका अपरदन। सर्वाधिक कौन सी नदी? सर्वाधिक जिला। इसके अलावा नदी गंभीर और घग्गर नदी भी है। अगर आप उदयपुर और राजसमंद की तरफ चलोगे तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में झरने वगैरह बहते हैं। अब झरने भी छोटे बहुत मात्रा में मिट्टी के जो छोटे छोटे कण है पत्थर के, वो भी साथ में लेकर आते हैं। इसे एक नाम नाम दिया जाता है चादरी अपरदन। यानी ऊंचाई से जो झरने गिरते रहते हैं उससे जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्या कहलाता है? चादरी
अपर्दन। राजस्थान में चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है, तो 1 नंबर पर जिला सिरोही, दूसरे नंबर पर उदयपुर और तीसरे नंबर पर जो जिले का नाम आता है वो है राजसमंद। बस इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, फिर हम प्रकार में आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो अच्छा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मृदा अपर्दन का कारण नहीं है। इसका मतलब राजस्थान में जो मृदा अपर्दन के मुख्य मुख्य कारण है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फटाफट एक बार लास्ट प्रयास। सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर। यूएनओ ने वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है, 2015 को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं बर्नेट की डेफिनेशन बता दोगे? चट्टान टूटते रहते हैं, वनस्पति और जीव जंतु सड़ने गलने से किसका निर्माण? मृदा का निर्माण। भारतीय मृदा में पोषक तत्वों की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हार्मोन के आईसीआर के अनुसार कुल मृदा 8 गौण रूप से। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में रंग कणों की आकृति और उपजाऊ के आधार पर 10, वैज्ञानिकता के आधार पर 5 और राजस्थान कृषि आयोग ठीक चल रहा है। अगर आगे बढ़े इसमें सामान्यतः एनसीईआरटी के अनुसार मृदा के 2 नाम निर्वासित और निर्वासित में क्या पाई जाती है? अवशिष्ट में गतिशीलता कम। निर्वासित कौन सी है? मैदानी और मरुस्थल और अवशिष्ट पर्वत और पठारी। फिर अगर आपसे पूछे कि मृदा अपर्दन क्या है बता दोगे आप? राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन वायु द्वारा, जिला न्यूनतम झरनों द्वारा मृदा अपर्दन शून्य क्या कहलाता है? चादरी अपर्दन जिले सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। जल द्वारा मिट्टी का कटाव, अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक कौन सी नदी? जिला। अब आपको सीखना है कि निम्न में से कौन कौन से कारण है जिससे मिट्टी का कटाव होता है। ध्यान से 8 से 7 तक जो भी नाम है वो यही रटने हैं आपको। सबसे पहले मृदा अपर्दन जो कारण नाम आता है उसका नाम आता है वनोन्मूलन। इस नाम से ऐसे लगता है जैसे वन लगा रहा है, ये लगा नहीं रहा, ये काट रहा है। वनोन्मूलन का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्षों की कटाई करना। कटाई का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से काट कर। अब आप इसको समझना, ये 10 नाम आपको यही ध्यान पे रखने, 5-6 जितने भी नाम आए। वनोन्मूलन का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्षों को समाप्त करना। अब आप खुद सोचो कि एक पेड़ है, उसकी जड़ें हैं, खूब सारी मिट्टी को जकड़ तो रखा ही है। अब जैसे ही पेड़ निकाल दिया जाएगा तो मिट्टी के कण वो दूर दूर फैल जाएंगे, और दूर दूर जो फैलेंगे तो जैसे ही या तो वर्षा फिर हवा तेज चलेगी होगा। मतलब मृदा अपर्दन में कहीं न कहीं जिम्मेदार है कौन सा? समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं, तब एक नाम आता है स्थानांतरित कृषि। इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, इसे ही नाम देते हैं जूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि बोल दो या क्या नाम बोल दो? जूमिंग कृषि। क्या है ये? राजस्थान के दक्षिणी भाग में आदिवासियों द्वारा प्रतिवर्ष स्थान बदल बदल कर की क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि। आदिवासी क्या करते हैं कि चलते चलते जंगल की कोई भाग है उसका चेक कर लेते हैं, और उसके बाद में उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको आग लगा कर करते हैं। फिर ये जो राख का ढेर है, वर्षा काल में जैसे ही बारिश होती है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे मक्का की फसल ले ली, उत्पादकता होगा जहां पर कृषि की नहीं और पहली बार खेती होगी तो बहुत शानदार होगी, तो आदिवासियों को अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। फिर अगली साल वो क्या करते हैं, इसको तो छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई क्षेत्र का चयन कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले पेड़ थे वो तो समाप्त हो गए, अब एक तरह से मैदान बन गया। अब या तो तेज बारिश है या हवा चले, यहाँ पर मिट्टी के कणों का क्या होता है? कटाव होता है। ध्यान रखना, राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की गई स्थानांतरित कृषि बिलों में पहाड़ी क्षेत्रों पर की गई तो चिमाता कहलाती है,
और मैदानों में की गई है वो दजिया के नाम से जाना जाता है। यही स्थानांतरित कृषि ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाती है, वालरा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि स्थानांतरित कृषि भी कहीं न कहीं किसके लिए जिम्मेदार है? मृदा अपरदन के लिए। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है अति पशुचारण। अति का मतलब ज्यादा, पशुचारण का मतलब चराणु को मतलब आपा जब पशु चरावा बिन कम कर दिया ना सुनना। अति पशुचारण का मतलब हमें पश्चिमी राजस्थान में चलना होगा। पश्चिमी राजस्थान में पहली बात वनस्पति का अभाव है, छोटे छोटे पेड़ हैं, और दूसरा वो पेड़ों की जो प्रकृति यानी छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो इसी रूप में इतनी इनकी साइज है और छोटे छोटे इनकी रूट वगैरह जड़े होते हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में मैक्सिमम भेड़ और बकरियां हैं। पहले तो मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय, इसका मतलब हल्की मिट्टी है। दूसरी वो भेड़ बकरे एक झुंड के रूप में आते हैं तो उनके जो खुर वगैरह हैं उनसे जो मिट्टी है वो खोखली और हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि भेड़ के चरने का तरीका देखना, वो क्या करते हैं कि इस पेड़ को ऊपर से नहीं खाते। आप कभी भी देखना जैसे गांव में भैंस गाय, ये अगर हम बात करते हैं वनस्पति खाती है उसको जड़ से इतनी उखाड़ती, वो ऊपर से खाकर छोड़ देती है। जबकि भेड़ क्या करती है कि अपने मुंह से थोड़ा सा जमीन का पार्ट मिट्टी इधर से हटाती है, फिर इधर से, फिर इसको यहां से पकड़ती है और उसके बाद में ले जाती है। इसका मतलब इसके जड़ है ना वो भी बाहर निकल आती है। ये ऐसे तो है नहीं कि भेड़ छोटे से प्लांट को खाकर संतुष्ट हो जाती है। दिन में लगभग 200 से 300 छोटे छोटे प्लांट खाने पड़ते हैं एक भेड़ इतने में। तो सपोज करो कि अगर 500-600 भेड़ है तो उस मैदान में जो छोटे छोटे पेड़ हैं या छोटे छोटे जो वनस्पति है उनकी जड़ों तो उखाड़ेंगे, और जैसे ही जड़ उखड़ेंगे तो वहां की मिट्टी है वो खोखली या कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि थोड़ी देर के बाद में जैसे ही हवा चलेगी तो ये मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कारण कौन सा है? अति पशुचारण। समझ तो पा रहे हो ना? पहला वनोन्मूलन, दूसरा स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि, तीसरा क्या नाम आ गया? अति पशुचारण। चौथे नंबर पर और आगे बढ़े और इसमें एक नाम आता है फसल चक्कर पद्धति को न अपनाना। अपने गांव में भी आपको देखने को मिलता है कि अगर एक बार हमने फसल ले ली, दोबारा उसी ऋतु में जो फसल आती है उस खेत में वो फसल नहीं लेते। जैसे अभी गेहूं की फसल है, अगली बार उस स्थान पर हम गेहूं की फसल नहीं लेते। रीजन ये है कि हम ये बताते हैं कि इसकी उपजाऊपन क्षमता में हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। आप सपोज करो कि एक बार ही हमने गेहूं की फसल ली तो जितने भी गेहूं को जरूरत जो पोषक तत्व थे वो उन्होंने ले लिए। दोबारा हमने वहीं पर गेहूं की फसल ली तो दोबारा जितने भी शेष बचे हुए पोषक तत्व खींच लिए। कहने का मतलब 3 बार अगर लगभग हमने एक ही फसल ली है तो उस मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। और मिट्टी ऐसे नहीं है, मिट्टी खूब सारे पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है। उसमें एल्यूमिनियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटास भी होता है, जिंक भी होता है। अब सपोज करो एक ही पोषक तत्व खूब सारे खींच लिए, इसका मतलब पोषक तत्वों के आपस में असंतुलन हो गया, और असंतुलन होने के कारण मिट्टी क्या हो गई? कमजोर। और कमजोर मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चली जाती है, इसी को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं फसल चक्र पद्धति को नहीं अपनाना भी रहेगा। कोई सुनना भाई ध्यानपूर्वक। अगर आपसे पूछे कि फसल चक्र पद्धति को न अपनाना भी कौन सा कारण है? मृदा अपरदन का। चारों एक बार दोबारा देखो, मैं पूछूंगा आपसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर हम आगे बढ़े और इसमें एक नाम आता है रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग। रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग। अब रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग करने से मिट्टी अपरदन कैसे होगा? तो जो विषय है वो इस प्रकार से बताता है कि हम एक ही एक पोषक तत्वों को डालते जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे तो वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक तो सामान्य
प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसको थोड़े जिंक की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, लेकिन हमने तत्काल प्रभाव से उसमें यूरिया डाल दी। एक योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। योजना का उद्देश्य क्या था सुनना, योजना का उद्देश्य था कि किसानों को मृदा में उपस्थित जो पोषक उनकी निःशुल्क जानकारी दें और उनको ये बताएं कि आपकी जो मिट्टी है इसमें ये तो पोषक तत्व हैं और इन पोषक तत्वों की कमी है। समझ पा रहे हो? जैसे अपने पास में तो एक ही इलाज है, अगर बाजरे की फसल है, ग्रोथ नहीं कर रही, पत्तियां हैं वो पीली हो गई, अपने पास में एक ही हथियार है, क्या दो? यूरिया। गेहूं में भी कोई भी कमी है, वो ग्रोथ नहीं कर रही, क्या दो? इसका मतलब ये नहीं है, पोषक तत्व तो और भी होते हैं। तो सरकार ने एक ऐलान किया, इसके तहत ये बनाया गया कि जो मृदा से रिलेटेड है वो प्रत्येक जिले में एक जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रत्येक किसान है वो अपने खेत से मिट्टी और जल ले जा सकता है, उसके बाद में उनको निःशुल्क एक रिपोर्ट बनाकर दी जाती है और उसमें ये लिखा जाता है कि इस मिट्टी में ये पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की कमी है, इस पानी में इतना पीएच है। क्योंकि मृदा में प्लांट तभी अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं जब मृदा की पीएच है वो 6.4 से लेकर 7.3 के मध्य हो, और उसके बाद में लास्ट लिखा होता है कि इस मिट्टी में ये प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हम बात करते हैं हमें पता ही नहीं, उसी में हम केमिकल वगैरह डालते रहे तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनमें असंतुलन हो जाएगा। असंतुलित पोषक तत्व है उनका आपस में संगठन नहीं बनेगा, संगठन नहीं बनेगा तो कण दूर दूर फैले जाएंगे और उसी के कारण मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता है, अपर्दन होता है। दोबारा देखना, पहला ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लगता ही नहीं कि इससे कुछ होगा क्या, भूमि उपयोग में परिवर्तन करना। भूमि उपयोग में परिवर्तन करना ये ऑप्शन में पक्का मिलता है और ये भी कारण है किसका? मृदा अपरदन का। कैसे? जैसे जस्ट अपने सामने वहां पर जस्ट अपने सामने जो चल रही है बिल्डिंग वगैरह बनाने का कार्य, मिट्टी की क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। उस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे ये मिट्टी सूख जाएगी और उसके बाद में तेज हवा चलेगी तो मिट्टी का क्या होगा? यहां नहीं समझ में आए तो अपने खेत में चलो, ऊंचाई वाला टिल्ला है, अभी तो जैसा है तैसा है, जमा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया कि भाई इसको समतल करवाएंगे। इसका मतलब भूमि उपयोग में क्या कर रहे हैं? हम परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे उसमें कुछ भी बनाए लेकिन उसको समतल करवाएंगे। इसका मतलब मिट्टी के कणों को दूर दूर तक फैलाएंगे और जैसे ही मिट्टी के कण दूर हो जाएंगे तेज हवा के साथ में मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा। गौर कर लेना, अच्छा पॉइंट है। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने से भी मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता है। 7वें नंबर पर आगे बढ़े, ढलान वाले स्थानों पर कृषि कार्य करना। जैसे राजस्थान में तो फिर भी कम है, ऊंचाई वाला भाग है, कोई टीला नुमा संरचना है और यहां पर हमने खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया, सीड वगैरह डाल दिए, लेकिन जैसे ही सिंचाई करेंगे तो पानी अगर हमने यहां छोड़ा तो वो लुढ़क कर कहां आएगा? नीचे आएगा। इससे मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा। तो ढलान वाले स्थान पर कृषि का कार्य करने से भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। एक नाम आता है अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य करना या कृषि करना। अगर कृषि या एग्रीकल्चर में हम वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी मृदा का क्या होगा? अपरदन होगा। ये 8 नाम आपको हुबहू ऐसे कैसे रटने हैं। दोबारा देखना, पहला वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई का कार्य। दूसरा स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि, गौर करना, प्रतिवर्ष आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर की गई कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ों पर की गई स्थानांतरित कृषि चीमाता, मैदानों पर दजिया, और राजस्थान में ग्रासिया जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि वालरा कहलाती है।
अति पशुचारण, पश्चिमी राजस्थान में भेड़ बकरियों द्वारा पौधे को जड़ सहित उखाड़कर खाने से मिट्टी के कण दूर दूर फैल जाते हैं। इससे क्या होती है? फसल चक्र पद्धति मेरे हिसाब से बता सकते हो आप। रासायनिक खाद मैंने आपको समझाया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ढलान वाले स्थानों पर कृषि कार्य और अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना। इसके अलावा कुछ प्रकृति के कारण भी हैं जिससे भी मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता है। जैसे अचानक तेज बाढ़ आ जाए, मिट्टी का क्या होगा? कटाव। भूस्खलन हो जाए, मिट्टी का क्या होगा? कटाव। लेकिन ये प्राकृतिक कारण है जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। रोकने के उपाय, वनोन्मूलन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, कम मात्रा में स्थानांतरित कृषि पर पूर्णतया रोक लगाना, पशुचारण सीमित मात्रा में करना, फसल चक्र पद्धति को अपनाना, रासायनिक खाद का सीमित मात्रा में प्रयोग करना, भूमि उपयोग में सीमित मात्रा में परिवर्तन करना, ढलान वाले स्थानों पर पट्टीदार अथवा सीढ़ी नुमा कृषि करना। जैसे चाय के खेत या बागान वगैरह होते हैं उनमें ये कृषि होती है। और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि का कार्य करना। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? लास्ट प्रयास, अब आप बताओगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमने टॉपिक शुरू किया राजस्थान में मृदा, सोइल। सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया? 2015 को। मृदा के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन बताई डॉक्टर बर्नेट ने। क्या बताया? चट्टानों के टूटने फूटने, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और हामुस। हामुस का निर्माण कैसे होता है? वनस्पति जीव जंतुओं के सड़ने गलने से, अपघटन होने से जिसका निर्माण होता है वो क्या है? हामुस है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में तो आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को कितने भागों में बांटा? 8। और गौण रूप से राजस्थान में रंग, आकृति और उपयोगिता 10। राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण 5। और राजस्थान कृषि आयोग द्वारा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। तब हमने एक शब्द पढ़ा है मृदा अपरदन। मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। सर्वाधिक विश्व में जल द्वारा, राजस्थान में सर्वाधिक। ये भी बता सकते हो मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं, वो भी आप आराम से बता सकते हो। अब इसमें एक नाम आता है मृदा पीएच मापक्रम। मृदा पीएच मापक्रम क्या है? जैसे सपोज करो ये मृदा का पीएच 0 से प्रारंभ किया 7 और ये 7 से कितना है? अगर हम बात करते हैं मृदा का पीएच 0 से 7 के मध्य हो उस मृदा को नाम देते हैं अम्लीय मृदा। मृदा का पीएच 7 हो इसे नाम देते हैं उदासीन मृदा। और मृदा का पीएच 7 से 14 के मध्य हो इसे अक्षारीय मृदा या लवणीय मृदा के रूप में। अक्षार का मतलब खारा होता है और लूण भी क्या होता है? खारा होता है। अगर हम बात करते हैं अम्लीय मृदा, गौर करना, अम्लीय मृदा जिस स्थानों पर पाई जाएगी वहां पर एक तो पेय फसलें अच्छी होती हैं, जैसे कॉफी है, चाय वगैरह है ये, या फिर बागानी फसलें या बागवानी फसलें वहां पर अच्छी होती है। मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर, जिसे हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। उदासीन है, न्यूट्रल है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मृदा में अक्षारीयता, अगर हम बात करते हैं अक्षारीयता के उपचार हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीयता के लिए दूर करने के लिए चूना पत्थर, क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका? अगर सिर्फ लवणीयता देर जिप्सम नहीं है तब हम रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। मिट्टी में लवणीयता के उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट, मिट्टी में क्षारीयता के उपचार के लिए जिप्सम, मिट्टी में अम्लीयता के उपचार के लिए वह मृदा जिसका पीएच 6.4 से लेकर 7.3 के मध्य हो वह मृदा श्रेष्ठ मृदा के रूप में जानी
जाती है। थोड़ी देर पहले बताया 2015 में, फरवरी 2015 एक योजना चली थी, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी 2015 कहां से प्रारंभ की गई? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर में। इस योजना का उद्देश्य क्या था? मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की किसानों को निःशुल्क जानकारी प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अटपटा लगेगा लेकिन एक लास्ट प्रयास करो और फिर मैं मिट्टी की प्रकार आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक शुरुआत की हमने राजस्थान में मृदा, सोइल। लास्ट प्रयास, सोइल शब्द लेटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मृदा का अध्ययन करना, डोलॉजी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मृदा, यूएनओ ने कौन से वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 15। बर्नेट की परिभाषा बता सकते हो? भारतीय मृदा में 3 पोषक कौन से? नाइट्रोजन, होमुस की मात्रा पाई जाती है। आईसीआर के अनुसार भारत में मृदा 8, गौण रूप से 27। ये तीनों लास्ट प्रयास है, फिर एग्जाम तक आपको ये बताना है। रंग, कणों की आकृति और मिट्टी 10। वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान कृषि आयोग द्वारा। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट होकर पूछ रहे हैं, वनपाल में भी गौर करते रहना। फिर अगर आपसे पूछे कि एनसीईआरटी के अनुसार मृदा 2 प्रकार की, निर्वासित में क्या ज्यादा मिलेगी? गतिशीलता कहां मिलेगी? मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र में। अवशिष्ट मृदा या स्थानीय मृदा पर्वत और पठारी भागों में गतिशीलता कम पाई जाती है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसमें आगे एक मृदा अपर्दन, दोबारा समझ लो। मृदा के कण विभिन्न माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमया के द्वारा होता है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, एक सुनना, मृदा अपर्दन के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, मृदा कमजोर हो जाती है। इसको मृदा की रेंगती हुई मृत्यु या क्या बोलते हैं? सर्वाधिक कारी, किसानों के लिए सर्वाधिक विनाशकारी मानी जाती है। मृदा अपर्दन के प्रकार, जल द्वारा, वायु, झरनों द्वारा। झरनों द्वारा राजस्थान में मृदा अपर्दन 4 ही उदयपुर, राजसमंद। जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन अवनाली का अपर्दन कहलाता है। ये विश्व में सर्वाधिक विनाशकारी है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नदी? चंबल नदी। सर्वाधिक 2 नदी और बताइए, गंभीर और घग्गर नदी। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन वायु के द्वारा, जिसको परत अपर्दन कहा जाता है। जिला न्यूनतम मृदा कारण, पहला वनोन्मूलन, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा अति पशुचारण, चौथा फसल चक्र पद्धति को न अपनाना, 5वां रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग, 6वां, 7वां और अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना। सर्वश्रेष्ठ मृदा का पीएच 6.4 से लेकर 7.3। अम्लीय मृदा का पीएच, अम्लीय मृदा में मुख्य फसलें और खनिज, अक्षारीय में मुख्य पोषक तत्व, जिप्सम को इसके द्वारा दूर किया जाता है। कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। राजस्थान में मृदा अपर्दन है, इसके टाइप, मृदा अपर्दन राजस्थान में मिट्टी के विभिन्न प्रकार। मेरे हिसाब से समझ में आए? थैंक यू। कहां पर?
हाँ भाई, देखो कल अपन वर्ग पढ़ रहे थे और में आपने पढ़ा कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे बना चतुर्भुज भी क्या होता है, वर्ग होता है। ये पॉइंट भी पढ़ लिया कि वर्ग के अंदर कोई बिंदु हो, उसके भी तो दो पॉइंट बनते हैं। देखो जैसे ये दे दिया, ये एक वर्ग है, ए बी सी डी, प्रत्येक कोण समकोण, यहां पर समकोण है। यदि वर्ग जैसे यहां एक बिंदु है, इस बिंदु को इससे मिलाया, सभी शीर्षों से मिला दिया, ये ओ नाम है इसका, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे इसका इसमें दो है, एक तो इसका एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सब में लागू हो गए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से A1 प्लस बराबर A2 प्लस A4, ये हो जाएगा एक नंबर पॉइंट। तो दूसरा हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस बराबर BO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, दूसरा पॉइंट। और यदि वो बिंदु इस वर्ग के बाहर भी होता है, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर BO का स्क्वायर, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट जैसे एक वर्ग A B C D, प्रत्येक कोण समकोण, एक विकिरण AC है और दूसरा विकिरण BD है। आपने विकिरण के बारे में तो पढ़ ही लिया कल, विकिरण जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं विभाजित होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पे कह रहे हैं जैसे ये बिंदु O है, ये बिंदु है यहाँ पे O। अब मैं कह रहा हूं जैसे ये त्रिभुज है AOB, इसमें इस त्रिभुज में AOB में AO और BO की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दूं। जैसे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है और इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इनको आपस में मिला दिया, ये लो, इसको आपने नाम दे दिया, जैसे ये P है और ये Q है। तो आपके पास OAB एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज परस्पर क्या, परस्पर समरूप होगा। और समरूप में भुजाओं का अनुपात होता है, उसका स्क्वायर करते हैं, वो किसका अनुपात होता है, क्षेत्रफल का। देखो एक में लिख लेते हैं, चलो अपन जैसे अपन कहें कि त्रिभुज OPQ समरूप है त्रिभुज OAB। अब देखो क्या लिखें, OP बटा OA बराबर PQ बटा AB बराबर OQ बटा, ये लो। आपको ये कह रहा है कि जैसे ये जो भुजाओं की ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो ये भुजा जो PQ है ये इसकी आधी है, इसका मतलब क्या हुआ, आधी है, इसका मतलब ये जैसे मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इस PQ का मान, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बराबर PQ बटा AB का क्या हो जाएगा, बोलो, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का PQ, इसका क्षेत्रफल कितना है, और बड़े वाले का, तो इसका क्षेत्रफल 1 हो गया और इसका कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो तो बाद में देखेंगे अपन, पहले ये अपन देखें कि किस तरीके से आएगा। अब इसी प्रकार ये जो त्रिभुज है OBC, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को तीसरी भुजा से मिलाओ, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये लो, ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जैसे ये बिंदु है यहाँ पे R, तो ये भुजा जो है QR इस भुजा के समान है और उसकी क्या है, तो वही त्रिभुज बनेंगे, वही भुजाएं होंगी। तो इसमें भी फिर क्या है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी हिसाब से आगे बढ़ाओ आप। अब जैसे ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे और इनको आपस में मिलाया, ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। और ये भी जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया S और फिर इसको इससे मिलाया, ये लो,
तो कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है कि यहां आपने देखा इसका क्षेत्रफल कितना है, वही क्षेत्रफल है सबका, इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका कितना हो गया, इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका 3। क्वेश्चन बनेगा वर्ग के विकिरणों के द्वारा उनके मध्य बिंदुओं, विकिरणों के भागों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज और वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे रहेगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कैसे, देखो किस तरीके से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ये पूछेगा, है ना भाई। ये तो समझ गए ना आप, ये स्क्वायर ही क्यों बना, ये भी एक, जैसे भुजा भी तो एक ही आई थी, ये भुजा एक तो ये दो, ये एक तो ये दो, ये एक तो ये दो, ये एक तो ये दो, तो सभी भुजाएं समान और वर्ग है तो ये वर्ग ही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, हैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताओ, आपके सामने 4 है या नहीं है, तो 4, और एबीसीडी का क्षेत्रफल 16, कितना है, पूरे भाग का क्षेत्रफल 16। तो बताओ इनमें रेशियो क्या आया, ऐसा समचतुर्भुज में भी पॉइंट बनेगा, ये वर्ग और समचतुर्भुज इन दो में ही बनता है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसा कैसा लिख लो, बस ध्यान में क्या रखना, इसको सीधे नोट में लिख लो आप, ये मिड पॉइंट है। आप अब क्या लिखेंगे यहां पे कि पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ के मध्य बिंदु है। फिर ये लिख लेना और ये लिख, ये पॉइंट भी सब में आ रहा है, आपको ध्यान हो तो आयत में भी आया था, समांतर चतुर्भुज में भी आया, वर्ग में भी आ रहा है ना, सब में ध्यान रखना इसका। तो ये सीधा लिख रहा हूं मैं अब, डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, ये लो। अभी त्रिभुज हो रहे हैं, फिर करवा के 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे इसके। कभी चतुर्भुज में जाए सारा पढ़ के आना एक बार, तभी क्वेश्चन कर पाओगे।
अब इसमें एक दो पॉइंट और है कि वर्ग का एक विकिरण है, वर्ग को दो क्षेत्रफलों में व्यक्त करते हैं। विकिरण है, लिख लो, लिखो तो ये दो बार। एक विकिरण को समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करता है। एक विकिरण दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करता है। अगला पॉइंट, दोनों विकिरण क्या, क्यों रुक क्यों जाए, चार समान क्षेत्रफल वाले भागों में, दोनों विकिरण चार समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करते हैं। रुक जाओ एक बार, अगला है समचतुर्भुज। वर्ग से वर्ग जैसा ही है। भाई नाम से स्पष्ट है, सभी भुजाएं क्या हो, समान। तो देखो जैसे ये एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, सभी भुजाएं समान। पहला पॉइंट लिखो और डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। सभी भुजा समान, पहले भुजा का पॉइंट, सभी समान तथा सम्मुख भुजाएं समांतर, ठीक है, सम्मुख डीसी, सभी भुजाएं समान तथा सम्मुख भुजाएं समांतर। बात हो गई भुजा। अब बात कोण की, तो कोण में दो क्रमागत कोणों, दो क्रमागत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। दो क्रमागत कोण परस्पर संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग क्या हो, तो कोई भी दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। किसमें, अभी तक पढ़ा उन सब में, आयत पढ़ा उसमें तो 90-90 तो वैसे पता चल रहा है, वर्ग में भी, समांतर चतुर्भुज में भी। और ये क्या पढ़ रहे हैं, समचतुर्भुज, इसमें होगा कैसे, देखो यहां जैसे आप कि ये कोण थीटा है, ये कोण आपके पास थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 180 माइनस क्या हो जाएगा, और इन दोनों का योग भी 180, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगला एक पॉइंट और बन रहा है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, लिख लो। अगला पॉइंट, सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। तो गई। अब बात करें विकिरण की। देखो जिन चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 नहीं होता वहां विकिरण समान नहीं होगा। यहां प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। समकोण किसमें है, सिर्फ आयत में, और तो विकिरणों की लंबाई वही सेम होती है, और किसी भी चतुर्भुज में विकिरणों की लंबाई सेम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां अपन बात करें
एक विकिरण तो है आपके पास AC और दूसरा क्या है BD, ये दोनों विकिरण है। तो अब इसमें विकिरण में आपको बताई रखा है 4 पॉइंट पढ़ेंगे अपन विकिरण के अंदर डायगोनल, उसमें 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बताओ, लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, लंबाई समान होगी क्या, नहीं होगी। 2 नंबर पॉइंट समद्विभाजन, बाइसेक्टर, समद्विभाजन होगा क्या, होगा। विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा, समद्विभाजन होगा। कैसे देखो, जैसे ये प्रतिच्छेद बिंदु O है तो ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर हो जाएगा। ये कैसे, जैसे आपने यहां देखा एक चतुर्भुज, एक त्रिभुज ये है और एक ये है, ठीक है ना। डबल ए के रूल से दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, या फिर ए के रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो सब कुछ समान होगा, इसलिए ये पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये मैं आपको समांतर चतुर्भुज में डिटेल से बता दिया है, ठीक है। इसलिए ये प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। 90 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित होंगे क्या, होंगे, लंबवत समद्विभाजन। और एक क्या है, कोण समद्विभाजन। ज्यादा ठीक ये रहेगा, आप पहले कोण समद्विभाजन देख लो। कोण समद्विभाजन, कोण समद्विभाजन का पता ही है कैसे देखते हैं। जैसे इस कोण के बारे में देखना है, अब इस कोण के बारे में देखो, आप बताओ क्या लिखूं, बताओ। AB बटा है OB बराबर AD बटे OD। अब आप बताओ OD है क्या, OB बराबर OD, इधर देखने से नहीं मिलेगा, इधर देखो, है। अब समचतुर्भुज का विकिरण कोण का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। समचतुर्भुज का जो विकिरण होता है वो कोण का समद्विभाजन करेगा। अब देखो भाई, यहां अपन ये कह रहे हैं कि ये कोण आपके पास पूरा कितना है बताओ, थीटा, तो ये इधर वाला कितना हो गया, θ/2, और ये कितना है पूरा, आधा, 90 माइनस θ/2, और ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में एक कोण θ/2, एक 90 माइनस θ/2, तो तीसरा कोण क्या होगा, 90। इसका मतलब विकिरण प्रतिच्छेद बिंदु पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं कि समद्विभाजन भी होगा और लंबवत समद्विभाजन होगा, ये लिख लो ऐसा कैसे। अब बार बार लिखाने की जरूरत तो है नहीं, पहले अपन लिख चुके हैं तो ध्यान में आ जाना चाहिए। कोण समद्विभाजन से ही दूसरा पॉइंट बन रहा है, ये मान लो आप। है एक समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग ही नहीं होगा, वो बात ठीक है आपकी। कौन सी है, तो वर्ग में तो विकिरण बराबर होते ही। समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं समझेगी क्या पूछना है। अभी पूछा इसने, समझ गया, मैं थारे झूठो ही बलोटो लाग रही है। थारो के सिस्टम हमने यहाँ तो बताओ थे हैं, थान तो पूरो लिखाओ चाहे आधो चाहे लिखाओ चाहे मत लिखाओ, बस 1 घंटे की क्लास में 3 बार 2 कोई बात छेड़ दे, बस पा थारो मोकड़ो काम हो जाए, बस फिर थान कोई मतलब। बात यही है। देखो इसमें क्या है, गलती छेड़ दिखे, दोबारा ये तो दोबारा, ये समचतुर्भुज हो गया। वर्ग देखो, अब आप अंतर करो वर्ग और समचतुर्भुज में। वर्ग में पहले सबसे पहले भुजा, तो सभी भुजाएं क्या थी वर्ग में, इसमें भी भुजाएं क्या है, समानता है। सम्मुख भुजाएं समांतर, ये भी दोनों में समानता है। कोण, वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण, इसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं है, तो ये अंतर हो गया दोनों में। अगला पॉइंट, वर्ग में भी 2 क्रमागत कोण संपूरक, सम्मुख कोण समान, में भी 2 क्रमागत कोण संपूरक, सम्मुख कोण समान। वर्ग में प्रत्येक कोण था, इसलिए विकिरणों की लंबाई भी क्या थी,
समान, इस और यहां समकोण है नहीं, इसलिए विकिरणों की लंबाई क्या नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, फिर वर्ग में जो विकिरण है वो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होते हैं, सम आयत में भी होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज और वो समचतुर्भुज में भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये आमने सामने के त्रिभुज है, वो सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम त्रिभुजों में सब कुछ क्या होता है, समान। सब कुछ समान होगा तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसलिए हो गया विकिरणों का समद्विभाजन। अब समचतुर्भुज का विकिरण कोण का समद्विभाजन करता है नहीं करता, तो ये लाइन भी आपने देखी यहाँ पे, इस कोण को देखना है नीचे वाले को, तो ये कोण कौन सी भुजा के साथ बन रहा है, ए बी बटा उसके सामने की भुजा ओ बी, तो ए बी बटा ओ बी बराबर। अब ऊपर वाला कोण देखो, ये कौन सी भुजा के साथ बन रहा है, ए डी बटा, तो आप देख रहे हैं ए बी ए डी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। इसका मतलब यहां क्या करता है, समद्विभाजन। जिसका भी फोन बज रहा है उसको बंद करें, ठीक है ना, वरना प्रकृति का नियम है, जब बजाएगा तो खुद भी बजेगा। फिर ये देखो, मेरी एक बात समझ, ये क्या सिस्टम है ऐसा, मतलब वो थारो क्लास में ही क्या बजे, बाकी तो कौन बजे है। इसको बंद रखो आप, फिर आदत पड़ जाएगी नहीं, कई बार आ देख लो। तो ये हो गया इनके, लो लिख लिया, तो आगे देखो एक पॉइंट इसका हो रहा है बस, हाँ बिल्कुल होता है, वो क्षेत्रमिति में बताएंगे। हाँ ये समचतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में भी भुजाओं के वर्गों का योग विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो क्षेत्रमिति के क्षेत्रफल के क्वेश्चन है, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। सारा नहीं बताया इसमें, क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। होता कैसे है, ये आप पाइथागोरस प्रमेय से खुद भी देख सकते हैं। ये जैसे पूरा विकिरण है वहां पे, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे देखो, ये आपके पास एसी विकिरण है, इसको मैं D1 नाम दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, D1 बटा 2, और ये D2 बटा 2, ये हो जाएगा। यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर यहां भी वैसे ही, यहां भी वैसे ही, यहां भी वैसे ही, 4 से गुणा कर देंगे, भुजा और विकिरण में रिलेशन आ जाएगा। तो वो आगे अपन क्षेत्रमिति में करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, एक पॉइंट आपने अभी पढ़ा था ना, देखो वर्ग में वैसा ही पॉइंट है कि कोई समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। इस त्रिभुज में इसके भुजाओं के ये मध्य बिंदु है, इसकी भुजा का ये मध्य बिंदु है, इनको आपस में मिलाएं, ये लो। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, किस में बताया था, तो उसमें और इसमें क्षेत्रफल का रेशियो सेम होता है। ये भी लिख लो आप वापस, वही है। हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहां इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, तो इसका 1 3 1 3 1 3 आया कैसे, लिख लिख लो, लिख लो, बोलना नहीं है बस। लिख लो पी क्यू आर एस, ये लाइन तो लिख लेना, पी क्यू आर एस क्रमशः ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ए के मध्य बिंदु है। फिर आप समझ जाएंगे। एक रूम के लिए कहा था, वो तो करवाई दी आपने, था कोई कर्म का को नहीं, कोई सा भी हिसाब से। तो खाली चाहिए तो, अरे रुको एक मिनट, कहां मिलेगा,
स्टेशन की तरफ, स्टेशन से आगे किधर, इधर या उधर? हाँ उधर नहीं चाहिए, इधर इस एरिया में हो तो बताओ कोई। अब बोलना नहीं है, किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करके बताना, नहीं पता है तो थारो भगवान भलो करे, लिख लो बस। अगला पॉइंट, हाँ कोई बात को नहीं, यो मन पक्को विश्वास हो गई थी कि थे कोई काम का को नहीं, कन्फर्म हो गया आज बात, ठीक है। अगला पॉइंट है सम चतुर्भुज है। अगला पॉइंट आप खुद देंगे, सम देखो, सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लिखो, सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज, बना चतुर्भुज। अब आप बताओ क्या होता है, बोलना नहीं है, करो फटाफट। डायग्राम को देख के मत बताओ आयत है। हाँ तो करो, आप करो। लिखो फटाफट लिखो। बताओ भाई क्या, कौन सा बनेगा? है आयत बनेगा। देखो जैसे इसको नाम देते हैं, ये है पी क्यू आर एस। अब अपन कहें कि ये समचतुर्भुज है, इसका ये एक विकिरण है और इस विकिरण को अपन बोल देते हैं D1, तो ये क्या हो जाएगा भाई D1 बटे, तो ये भी D1 बटे 2। इसी तरीके से आप दूसरा विकिरण देखें, जैसे ये है और ये विकिरण आप D2 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा D2/2 और ये भी क्या हो जाएगा D2/2। तो आमने सामने भुजाएं बराबर किस में होती है? आयत में और समांतर चतुर्भुज में, दो में होती है। सम्मुख भुजाएं समान व समांतर समान, जैसे आपने अभी थोड़ी, और समचतुर्भुज में समानता क्या है, अंतर क्या है, वैसे ही आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता और अंतर होते हैं, ठीक है। तो वहां या तो ये आयत है भुजाओं के आधार पे, भुजाएं इसमें क्या है समान समांतर, तो या तो आयत है या समांतर चतुर्भुज है। यदि प्रत्येक कोण समकोण, कोण समकोण है कैसे देखेंगे, तो अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि सम चतुर्भुज के विकिरण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? ये 90, तो ये भी, क्यों? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अंतर कोणों का योग कितना होता है? वैसे ही यहां अब आपके पास ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, तो ये तीसरा बच गया, वो भी क्या हो गया ये कोण 90। इसी प्रकार ये भी 90, ये भी 90, सब 90। तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? आयत बनेगा। लिख लो। दिखाना एक बार क्या क्या लिखा दिया। अगला पॉइंट, अगला है ए बी सी डी। दो पॉइंट थे ना, हर चतुर्भुज में आ रहे हैं, तो इसमें भी होगा। वो क्या बनेगा देखो,
हर पॉइंट पे बनेंगे। देखो ऐसे करना पड़ेगा, जो बात करना चाहिए तो बाहर चला जाओ, क्योंकि थारी तो रोजीना की आदत है यार। हाँ उतर जाओ, नहीं लगो जानो अन जानो कराऊं डेढ़ हूँ हिसाब से, पतो नहीं के बात करो हो, मतलब लुगाया नहीं फैल कर दिया या, मतलब सीधो सीधो यही है, आगा आने वाला टाइम में लुगाया काम से करना पड़ेगा। आ देख बस ये देख क्या हो जाएगा, A1 प्लस A3 बराबर A4। पहला ये पॉइंट हर चतुर्भुज में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हाँ वो पॉइंट भी आएगा इसमें, AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस, लिख लो फटाफट। उस पॉइंट याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से, सब में सेम है तो याद हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट भी अपन ने हर चतुर्भुज में पढ़ा है। एक विकिरण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल, तो लिख लो ये भी लिख लो। पहले वाले में लिखा वही है, जैसे पहले वाले में लिखा वही लिखना है। एक विकिरण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में होता है। एक विकिरण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करता है। कई बार तो मैं ऐसे सोचता हूँ क्यों लिखाता हूँ मैं इतना, मतलब इधर देखता हूँ ना मैं, जो इधर देखने लग जाता हूँ और सोचने लग जाता हूँ ना, फिर ये क्या लिखा रहे हैं, आना चाहिए कि तो ही लिखा दो और क्यों लिखा दो, कोई मतलब को नहीं आपको। चाहे वो मैं अब जैसे ज्योमेट्री है, मैंने शायद महीना डेढ़ महीना ले लिया इसमें, अम्मा चाहे 10 दिन में करा दिया तो भी थारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अम्मा ने पछताओ हो आगे जाके, तो अब आपके हिसाब से क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, ठीक है ना, या तो पूरी फिर आपके हिसाब से क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे। क्या लिखा आपने, एक विकिरण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में, दूसरा लिखो दोनों विकिरण चतुर्भुज को चार समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करते हैं। और अब पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज में जैसे चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, दो सम्मुख भुजाओं के जोड़े होते हैं, तो ऐसा कोई चतुर्भुज जिसमें एक सम्मुख भुजाओं का परस्पर समांतर हो, एक जोड़ा परस्पर क्या हो, समांतर। जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। अब इसमें देखो ए बी समांतर, सिर्फ समांतर है, डीसी के बराबर नहीं है। ए बी समांतर है तो ये भुजा ए बी की सम्मुख भुजा डीसी एक युग्म हो गया, डीसी की भुजा ए डी ये एक युग्म हो गया, तो दो युग्म होते हैं। तो ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो, लिखो पहला पॉइंट इसमें। पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर जैसे जैसे पॉइंट पढ़ेंगे आगे आगे डायग्राम को बढ़ाते जाएंगे। बना लिया, लिखो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर।
अब जैसे मान लो ये ए बी भुजा ए है, डी सी भुजा बी है, ठीक है। विकिरण की बात करते हैं अपन। एक विकिरण हो गया ए सी और दूसरा विकिरण हो गया बी डी, और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु ओ। अब आप इसमें ये बताओ, ये जो सी बिंदु पे ये कोण बना है और ए बिंदु पे इधर कोण बना है, ये आपस में बराबर होंगे क्या? क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर हो गए। ठीक इसी प्रकार अब जैसे इसमें कहीं ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और तीसरा ये शीर्षाभूमि कोण परस्पर बराबर हो ही जाएगा। तो डबल ए या ट्रिपल ए के रूल से ये दोनों क्या होंगी? समरूप होंगे। और समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो पहला पॉइंट, समलंब चतुर्भुज के ज्योमेट्री के 5-6 पॉइंट लिखने हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनता है इसमें मेंसुरेशन का भी, ज्योमेट्री का, दोनों क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, मैं लिखूं त्रिभुज ओ सी डी समरूप है, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है, डबल के रूल से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो क्या लिखूं मैं? ओ सी बटे बराबर सी डी बटा और बराबर ओ डी बटा ओ बी। चलो अब इसको समझे, यहां पे क्या है? ओ बटा ओ ए बराबर ओ डी, रेशियो वही होगा जो किसका होगा? यहां पे सी डी बटा बी का होगा। ये अब सी डी बटा ए बी का रेशियो क्या होगा बताओ? यहां पे सी डी बटा ए बी, ये रहा सी डी बटा ए बी। सी डी बटा ए बी कितना है बताओ? बी बटा ए। मतलब ये है कि समलंब चतुर्भुज के विकिरण जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां से, जैसे ये है बटा बड़े वाला भाग बराबर, रेशियो वही होगा जो दूसरे विकिरण में छोटे वाले भाग का बड़े वाले भाग से होगा। और तीसरा, जो समांतर भुजाओं में पहले छोटे वाला भाग लिया तो छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, उनका रेशियो सब आपस में क्या होता है? समान होता है। 1 नंबर पॉइंट हो गया, लिख लो। डायग्राम में भी जोड़ दो, लिख भी लो इसको। तो ये तो समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की तरफ बने जो त्रिभुज हैं आपके पास, समांतर भुजाओं की तरफ। ऐसे ये समांतर, ये समरूप नहीं होंगे, समांतर भुजाओं की तरफ बन रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो समांतर भुजाओं बने त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। एक पॉइंट इसमें और बनता है क्या? जैसे मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्या होगा बताओ? यही तो दोनों त्रिभुज हैं, का क्षेत्रफल के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है? तो क्या हो जाएगा? ये लो। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ ओ सी डी, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा आपके पास, इसकी तरफ जो भुजा है उसका स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल इसकी तरफ जो भुजा है उसका स्क्वायर के रेशियो के क्या, इसी में आ गया है, लिख लो। फिर 3 नंबर पॉइंट, अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसको देखना ये सही है क्या? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो क्यों? ए दो मतलब एक आधार पर दो के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर क्या होता है? रेखा और कोण में पढ़ा है आपने, ठीक है ना? एक ही आधार तो इसका क्या है? ए बी। कौन से का? ए
बी डी, ये त्रिभुज ले लो, चाहे ए बी सी ले लो, आधार तो एक है और दोनों एक दो समांतर रेखाओं के बीच है। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज है, तो इनका क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, 2 गुणा आधार तो दोनों में आएगा, गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई की लंबवत दूरी सेम होगी, आप कहीं से भी ले लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होंगे, सेम होंगे। देखो ये जो क्षेत्रफल आपने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आप इसमें ये बताओ, जैसे ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसमें से मैं यहां ये तो दोनों है ना, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यही तो है। इन दोनों में से यदि मैं घटा दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी घटा दूं और इधर भी घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये लो भाई, दोनों तरफ जैसे दो दो घटा रहे हैं, समीकरण के दोनों तरफ कुछ घटा रहे हैं सेम सेम, या सेम सेम जोड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये घटाया आपने, तो अब बताओ ये क्या बन गया, ये कह रहा है ए बी डी, इसमें से ए ओ बी घटा दिया, तो बताओ आपके पास क्या बचा, ए ओ डी, यही तो बचा ना, ये बच गया। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बराबर, अब ये कह रहा है ए बी सी, इसमें से ये घटा दिया, क्या बच गया, ये बच गया। तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तो इनका एरिया हमेशा क्या होता है भाई, समान होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं त्रिभुज पढ़ाने से पहले कि असमानताओं की तरफ बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर क्या होता है, किसमें, हाँ धीरे धीरे आएगा, चतुर्भुज में, ठीक है। वैसे कोई भी चतुर्भुज हो जिसमें असमांतर भुजाएं हो, एक समांतर भुजाओं का युग्म है और दूसरा क्या है, असमांतर, तो वो समलम ही हो गया। तो समलम चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं की तरफ बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर क्या होता है, क्वेश्चन देखे लिखने की। क्वेश्चन कल कराएंगे इसके, हाँ बोलो, हाँ क्वेश्चन बोलो। लिखो फटाफट, बातें करो भाई, लिख लो। हाँ बोलो, समकोण त्रिभुज में परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। कितना देर का है, क्या देर, 30 से, ठीक है। परिमाप समकोण, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा फिर, नहीं समकोण त्रिभुज में तो नहीं बता सकते, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो आसान, क्या करें, समकोण त्रिभुज का परिमाप तो होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ठीक है। और ये क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका अपन इससे रिलेशन ही नहीं ले सकते, ठीक है ना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की यदि अपन बात करें तो वहाँ दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे एक भुजा ए है, दूसरी भी ए है, तो ये क्या होगा, वर्गमूल 2a। तो यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2a इंटू वर्गमूल 2 प्लस a, उसके अकॉर्डिंग इजीली हो जाएगा। ये लगाइए समकोण समद्विबाहु, हाँ हाँ करवा तो थी, हाँ भाई लिखो। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, यदि समलम चतुर्भुज, लिख लो आप, यदि समलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के, समलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला दिया जाए। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला दिया जाए बस इतना ही लिखना है। तो उसका मान निकालना है अपने को। देखो ए बी सी डी ये है, ठीक है। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है। मेरे तो एक ही बात समझ को नहीं, कई तो आऊँ ही लिए ही कि बोर्ड का देखा जाना तो बात कर लिया और बाकी चुप तो जाओ। मैं कितनी बार कह चुका आपको ये बात, कोई बात समझनी है तो सबको बताओ, मेरे को बताओ, सबको बताएंगे क्लास में, और नहीं फिर चुपचाप बैठे रहो। इससे ज्यादा क्या कहें आपको। अब आप 10,000 रुपये दे के क्लास में बात कर रहे हो, बहुत महंगी बात कर रहे हो। फिर तो 10,000 रुपये दे के बात करने के लिए आ रहे हो, इसका मतलब बातें तो बहुत महंगी हो गई। तो अपन जिस काम के लिए आए वो तो इस तो होना नहीं है। अब ये बात बार बार नहीं करनी पड़े। आपसे ज्यादा समझदार मैं कोचिंग में किसी को मानता ही नहीं। तो अब की बार आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है अभी आपको, समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, असमांतर भुजा जैसे ये मध्य बिंदु है, इनको आपस में मिलाएं, मिला दिया। इसका नाम है ई और ये है एफ, ये लो ई एफ। ई एफ की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वैसे समलंब चतुर्भुज की माध्यिका होती है। समलंब चतुर्भुज की माध्यिका क्या होती है, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसकी माध्यिका। अब ये ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखो जैसे ये एक विकिरण है, इसमें आपके पास ये एक विकिरण है आपके पास, और इसको अपन यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं, जैसे यहाँ दे दिया आपने ओ दे दिया, ये लो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, ये तो आपको पता ही है कि ये भुजा इसके क्या है, समांतर। तो ये भी तो समांतर होगी ना भाई। डीसी समांतर है एबी के, तो ईएफ एबी के भी समांतर है और डीसी के भी समांतर, दोनों के समांतर। अब इसमें मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि यहां आपके पास ये अपन त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी में मैं कह रहा हूं कि ये ई मध्य बिंदु है और एफ भी मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है और ये समांतर है। तो ये ओ भी क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। होती है नहीं होती, समांतर और उसकी आधी होती है। इसका मतलब आपके पास थेल्स प्रमेय से इसमें ई ओ का मान क्या होगा बताओ, ए बी बटे होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार यहां अब मैं कहूं कि त्रिभुज अब अपन ले रहे हैं बी सी डी में, इसमें भी इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो ये क्या हो जाएगी बताओ, डीसी बटे 2। और मैं कह रहा हूं कि ई ओ में आप जोड़ दे ओ एफ, तो क्या ई एफ का मान आ जाएगा क्या। तो ई एफ का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ई एफ बराबर ई ओ प्लस ओ एफ। क्या हो गया, ए बी बटा 2 प्लस डीसी बटा 2। क्या हो गया आपके पास, ई एफ बराबर ए बी प्लस डीसी बट क्या हो गया। तो समलंब चतुर्भुज की माध्यिका की लंबाई समांतर भुजाओं का योग बटा क्या होता है, चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। समांतर भुजाओं को जोड़ के भाग लिख लो। ये ई एफ का मान पहले ऐसे लिख लेना, लिखवा दिया होगा वो तो, हाँ ठीक है। फिर
ये चौथे नंबर का जो भी पॉइंट था वो लगा लेना आप। और इसका लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है देखो, लिख लिया ना? हाँ, ई एफ का मध्य बिंदु, वीकेंड का नहीं, यहाँ पे ई एफ देखो, ये क्या है, ई एफ इसके क्या है, समांतर। यहां अपने कौन कौन से त्रिभुज लिए, ए बी डी, तो ये भुजा है, इसका भी मध्य बिंदु ही होगा भाई, ये इसके समांतर है, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये रेड वाला, ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, तभी तो निकाला। थेल्स प्रमेय क्या है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आदि होती है। तो दो तो भुजा ये है ए डी, और एक भुजा क्या है, डी, इन बिंदु है, तभी डी हाँ होगा, यही तो बताया अभी। कैसे होगा, यहां ये ई किसका मध्य बिंदु है बताओ, ई भी मध्य बिंदु है, एफ भी मध्य बिंदु है। यदि डीसी के डीसी और ए बी के समांतर है या नहीं है ई एफ, तो ये दो बिंदुओं के मध्य बिंदु है, तो में भी कोई बिंदु आ गया तो उनका भी मध्य बिंदु होगा। ये तो कॉमन सेंस, वही बात है, दो एक भुजा को दूसरे समांतर है तो भी रेखाएं आएंगी, वो सब उसके आपस में क्या होंगी, समांतर, तो भी में। तो अगला पॉइंट क्या है देखो, लिखो अगला पॉइंट है, देखो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का एक विकिरण है एसी, बातें नहीं, एक विकिरण है एसी और दूसरा विकिरण क्या है, विकिरणों के मध्य बिंदु। जैसे ये विकिरण एसी, इसका मध्य बिंदु जैसे यहां है, इसको अपन नाम दे दें, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया आपने ई, और इस विकिरण का मध्य बिंदु जैसे ये है और इसको नाम दे दिया एफ। तो समलंब चतुर्भुज के विकिरणों के मध्य बिंदुओं की लंबाई, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, यहां एफ किसका मिड पॉइंट है बताओ, अब एफ बीडी का और ई एसी का मिड पॉइंट है। समलंब चतुर्भुज के विकिरणों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लंबाई ज्ञात करनी है, वो भी वैसे ही करेंगे जैसे उधर आपने किया। किस तरीके से देखो, जैसे इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये लो, और इसको अपन यहां पे जैसे मान लो नाम दे दिया जी, दे दिया इसको इस तरीके से। अब मैं यहां आपके पास त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी और डी। आप इसमें ये बताओ, ये जी जो एफ है वो ए बी के समांतर है क्या भाई, है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब आप कहेंगे ये मिड पॉइंट कैसे, यहां ये दोनों मिड पॉइंट है, इसके समांतर ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसका मिड पॉइंट हो गया, ये लो। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आदि। तो ये बताओ आपके पास जी एफ का मान क्या होगा, जी एफ बताओ, ए बी बटे इसी प्रकार त्रिभुज, अब मैं ले रहा हूं ए डी सी में, एडीसी, एडीसी आप लेंगे तो ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, तो यहां अब बताओ आप जी ई का मान क्या होगा, डीसी बटे 2, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहां पे, ई एफ चाहिए, और ई एफ क्या, जी एफ में से जी ई घटा दें वही तो होगा। तो जी एफ का मान कितना है, ए बी बटे माइनस जी ई का मान, ये लो, तो ई एफ का मान आपके पास क्या आ गया, ए बी माइनस डी सी बटे, और ये मान पॉजिटिव आएगा इसलिए मोड ऑफ या मापांक आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विकिरणों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई भुजाओं अंतर करके किसका भाग देते हैं, और असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की निकालनी है तो माइनस की जगह क्या कर देंगे, देख लो। चक्रीय चतुर्भुज और पढ़ना है, फिर कल क्वेश्चन करने वाले, तो ये पूरा पढ़ के आएंगे कल में, जहां क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वहां पूछेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का।
तो कल जितनी भी थ्योरी आपको लिखाई है वो सारी पट गई। कल चतुर्भुज